सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। शिक्षक दिवस के मौके पर आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 के लिए चयनित 45 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। कहा, राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री की शिक्षकों से विशेषकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को उभारने के लिए काम करने की अपील। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की अगुवाई वाली समिति करेगी कोलकाता माजेरहाट पुल दुर्घटना की जांच। हादसे में 1 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया मुआवजे का ऐलान। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से पिछले 24 घंटों के दौरान 18 और लोगों की मौत। शनिवार से अब तक राज्य में 44 लोगों ने गंवाई जान। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। ओडिशा में भारी बारिश के मद्देनजर 26 जिलों में प्रशासन सतर्क। – 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज दोहराया जाएगा इतिहास। जस्टिस आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी की पूर्ण महिला खंडपीठ करेगी मामले की सुनवाई। और इमरान खान के करीबी आरिफ रहमान अलवी चुने गए पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार देना पड़ा इस्तीफा। देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती यानी शिक्षक दिवस पर देश अपने गुरुओं यानी शिक्षकों को याद कर रहा है। बिना गुरु के कोई मंजिल मुमकिन नहीं और अपने देश में तो गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू छात्रों का भविष्य तराशने वाले 45 खास शिक्षकों को अब से कुछ देर बाद सम्मानित करने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति और विरासत की एक विलक्षण विशेषता गुरु शिष्य परंपरा है। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र निर्माण में ज्ञान, शांति और सौहार्द से पूर्ण दुनिया के निर्माण में हमारे महान गुरु हमारी सहायता और मार्गदर्शन करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट करके पूर्व राष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने हिंदी और अंग्रेजी अखबार लोकमत में शिक्षक दिवस पर लेख भी लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण होने की वजह से भारत के मूल विचारों का क्षरण हुआ है, इसलिए नई चेतना लानी होगी। उपराष्ट्रपति ने मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया और कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षक दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उन्होंने ट्वीट के साथ एक वीडियो संदेश भी साझा किया है। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। वे राष्ट्रपति थे, लेकिन जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही वो प्रस्तुत करते थे। अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। मेरे माँ बाप के बाद यही तो हैं जिसके साथ मैं खुलकर के बातें कर सकता हूँ। ये जो गुरु शिष्य संबंध है जिसमें गुरु अपना जीवन खपा देते हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। इससे पहले शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 के विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में शिक्षकों के प्रयास की तारीफ की और शिक्षा को लेकर उनके समर्पण की सराहना की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेता शिक्षकों से समाज को संगठित करके उन्हें स्कूल के विकास का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए काम करने की सलाह दी। उन्होंने शिक्षकों से छात्रों, खासकर गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चों की प्रतिभा और क्षमता को सामने लाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
प्रधानमंत्री ने शिक्षक और छात्रों के बीच की दूरियों को खत्म करने की जरूरत बताई और शिक्षकों को अपने स्कूल और पड़ोस को डिजिटल रूप से बदलने के लिए प्रोत्साहित भी किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान शिक्षकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। और हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। शिक्षकों को जो चयनित करने की जो प्रक्रिया है, बताया गया कि प्रेजेंटेशन देना पड़ा, उसके लिए गहन आपने खुद अपने आवेदन किए थे, तो आपको कितना लगता है, कितना सकारात्मक रहा ये? सर, मेरे को तो ये लगता है कि ये चयन प्रक्रिया जो हुआ है ये बहुत बेहतर है और ये बहुत पहले से हो जाना था। इसमें अभी जितने भी 45 टीचर हैं उनको मैं 45 रत्न के रूप में मानता हूँ। इस बार ये कहा गया कि इनोवेशन बच्चों में जो सिखाएगा, उनके जो पढ़ाई का जो तरीका है वो नए तरीके का होगा, उसको ही अवार्ड के लिए चुना गया। तो उस तरह वो कितना आपने किया? देखिए, ऐसा हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि अवार्ड के लिए हम काम कर रहे हैं। हम लोग तो अपना काम करते जा रहे थे। जब मेरा पदस्थापन हुआ जिस विद्यालय में, उसमें थोड़ी परेशानी थी। अल्पसंख्यक विद्यालय था, वहाँ ग्रामीण स्तर पर थोड़ी परेशानी थी, गर्ल्स एजुकेशन नहीं था। तो हमने एज ए हेडमास्टर सबसे पहले ये देखा कि कैसे गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाया जाए। इस पर हमने हेडमास्टर के रूप में पहले कम्युनिटी मोबिलाइजेशन किया। उससे कम्युनिटी के जो सबसे निचले तबके के लोग थे, वहाँ अधिकतर मजदूर किस्म के लोग थे, तो उन लोगों से संपर्क किया। संपर्क करने से ये हुआ कि उनका विश्वास हमें जगा और छात्राओं को वो भेजना शुरू किया। आप ये बताएं कि जो शिक्षक इस बार पुरस्कार मिला है, आपको क्या लगता है कि क्या वो खास बात रही? सर, मुझे तो लग रहा है सारे के सारे प्रेजेंटेशन, जो अभी एक फिल्म भी बनवाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक बहुत शानदार फिल्म बनवाई है हम लोगों की। तो फिल्म का प्रेजेंटेशन देख के तो ऐसा लगा कि ईच एंड एवरी पर्सन आर वेरी एनर्जेटिक और सभी ने अपने क्षेत्र में यूनिक अलग ही काम किया है। और यदि इस सारे काम को हाईलाइट किया जाए तो मुझे लगता है एक प्रेरणा पूरे समाज और देश को मिलेगी, जिसमें लोग कुछ और आगे आके काम करना चाहेंगे। शिक्षकों का ये कहना है कि ये जो क्राइटेरिया अपनाया गया ये वास्तव में अच्छा है और जो कम शिक्षक आए गए लेकिन उसमें जो गुणवत्ता है उसका प्रसार ज़्यादा हुआ है। योगेश के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में हरियाणा के मेवात जिले के एक स्कूल के प्रधान अध्यापक बसरुद्दीन खान भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खासकर लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनकी तारीफ की है। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने। उस माहौल को और उस वातावरण को बदलने के लिए मैंने नाइट क्लास का डिसीजन लिया और मैंने 2006-07 तक ये सिस्टम लगातार जारी रहा, क्योंकि 5 सितंबर 95 को मैं सरौली स्कूल में ज्वाइन किया, मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल सरौली। और वहाँ की कहानी ये थी कि वहाँ केवल सन 47 से लेकर के 5 सितंबर 95 तक ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि केवल एक लड़की मैट्रिक पास थी, कोई लड़की नहीं थी। लेकिन 2013 में जब मैं वहाँ से आया हूँ तो 22 लड़कियां वहां पर जॉब कर रही हैं और लगभग 53-54 लड़कियां +2 पास आउट हैं, जो कि एक रिकॉर्ड की बात है। मैंने उन लोगों को मोटिवेट किया था। तो ये कैसे होता है? आप सुबह बच्चों को पढ़ाते हैं, शाम को फिर पढ़ाने पहुंच जाते हैं, कई बार तो आप उनके ऊपर सरप्राइज चेक करते हैं, रेड भी मार देते हैं जाके कि पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो कैसे होता है? सर, बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं, क्योंकि मेरा मिशन ही सिर्फ पढ़ाना, काम करना। वो मैं 7 बजे सुबह में जाता हूँ, 7 से 8 बजे तक स्पोर्ट्स का 1 घंटा कराता हूं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं बिना बोर्ड की क्लास के, उनको मैं कबड्डी और हैंडबॉल का गेम कराता हूं। इसके बाद स्कूल टाइम में स्कूल पीरियड लगते हैं, 8 पीरियड लेता हूं। और उसके बाद में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं 2:30 से 3:30 बजे तक। इसके बाद आधा घंटा का रेस्ट करता हूं, मैं भी करता हूं, बच्चे भी करते हैं। 4 से 6 बजे तक फिर स्पोर्ट्स कराता हूं, फिर नाइट क्लास का, क्योंकि जब तक मैं 16 घंटा 17 घंटा काम नहीं करता, कि आप देखिए मेरी उम्र देखिए, मैं 55 साल में शुरू हूँ, लेकिन मुझे 20 साल का लड़के से दौड़ा लीजिए। और इस बार देश भर से सिर्फ 45 शिक्षकों को ही इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर केंद्र सरकार ने इन पुरस्कारों के लिए भी सिफारिशों को खत्म करते हुए पढ़ाने में नए प्रयोग और गुणवत्ता लाने वाले शिक्षकों को चयनित किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 के लिए देश भर से इस बार सघन जांच और विश्लेषण के बाद सिर्फ 45 शिक्षकों को ही चयनित किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक इस बार दूसरों की सिफारिश के प्रावधान को रद्द कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत 6,692 शिक्षकों ने अपने लिए ऑनलाइन आवेदन भेजा। इन आवेदनों में चयनित 152 को पिछले महीने ज्यूरी के सामने प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। ज्यूरी ने शिक्षा में नए प्रयोग और गुणवत्ता लाने वाले 45 शिक्षकों को चयनित किया।
1958 के बाद ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों की संख्या इतनी कम है। पिछले साल ये संख्या 319 थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक इस बार आवेदन के नियमों में बदलावों के बाद नई गाइडलाइंस के तहत ये चयन किया गया। दरअसल मंत्रालय के सतर्कता विभाग को पिछले पुरस्कारों के दौरान इन पुरस्कारों के बारे में शिकायतें मिली थीं। शिक्षा सचिव की जांच में जो सही निकली, इसलिए केंद्र ने नियमों में बदलाव कर सिफारिश को समाप्त कर दिया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने पारदर्शी चयन प्रक्रिया और पढ़ाने में नए प्रयोग और गुणवत्ता लाने वाले शिक्षकों का चयन किए जाने पर खुशी जताई है। बहुत ब्रॉडर पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे टीचर्स को चूज़ किया गया। सो इट वाज नॉट वन थिंग दैट वाज फोकस्ड अपॉन। इनोवेशंस, यूज ऑफ ICT, करिकुलर, रिसर्च ओरिएंटेड, डॉक्यूमेंटेशन, कितना आर्टिकल्स आपके पब्लिश्ड है, तो एक ब्रॉडर कैनवस पे टीचर के रोल को देखा गया। जनरली ये अवार्ड 50+ के लोगों को ही मिल पाता था और इतनी पारदर्शी प्रक्रिया थी, किसी की कोई सिफारिश नहीं, किसी के लिए कोई कहीं जाना नहीं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना था और अपने कार्यों को प्रदर्शित करना था। वहाँ से नेचुरली आपका हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई और बहुत खुशी है। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ये पहली बार हुआ है कि मेरे जैसा 35 ईयर्स ओल्ड टीचर को मौका मिला और इनोवेशन को इसमें स्थान दिया गया। तो मैं बहुत ही इस पारदर्शी तरीके को लेकर बहुत ही खुश हूँ और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। When you do something different, when you stretch yourself beyond your normal classroom teaching and land up into innovation, this is a lot of effort, and this effort is sometimes not recognized, but once you get recognition of the national level, it's, I'm sure, a source of inspiration for all in the school. This particular way is a platform for the genuine people to come forward. Earlier the quality would not be reflected by the work, but this time when the teacher had to come and present his own work, people could gauge the kind of work that they do. भारत के महान दार्शनिक, शिक्षक और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू दर्शन का शुद्ध रूप दुनिया के सामने रखा और उसे मान्यता दिलवाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति। In some modest measure, the great faith of my people and devote the few years left to me to their service. बेजोड़ शिक्षाविद, महान दार्शनिक और हिंदू दर्शन के विद्वान 5 सितंबर 1888 को दक्षिण भारत में चेन्नई से 64 किलोमीटर दूर तिरुत्तनी में जन्म। तिरुत्तनी में शुरुआती पढ़ाई, इसके बाद चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में MA। 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक। मैसूर और कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कई साल अध्यापन। 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय, 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति, 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत, 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक राज्यसभा के सभापति के रूप में काम। सदन का नाम राज्यसभा रखे जाने का ऐलान भी राधाकृष्णन ने ही किया था। 1954 में देश के सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान से सम्मानित। दस वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद 1962 में देश के राष्ट्रपति बने। Will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and devote the few years left to me to their service.
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को देहावसान। My whole attempt in my pretty long life, in my writings, speeches and works, was to promote the unity of the world on the basis of mind and spirit. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की गरिमा बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने सदन में व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ नियमों में बदलाव पर जोर दिया है। इसके लिए सभी पार्टियों में सहमति बनाने की जरूरत बताई। साथ ही दल बदल कानून को कड़ा बनाने की सलाह दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पार्टी बदलने से पहले सदन से इस्तीफे को कानून में शामिल करना चाहिए। साथ ही इससे जुड़े मामलों का निपटारा 3 महीने के भीतर करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा नहीं करना कानून की आत्मा के खिलाफ है। अभी इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, इसमें कई साल लग जाते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने नेताओं के खिलाफ चुनाव से जुड़े मामले और आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के ऊपरी अदालतों में विशेष बेंच बनाने का सुझाव दिया है। उपराष्ट्रपति ने राज्यों में विधान परिषद बनाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान शरद यादव की राज्यसभा की सदस्यता खत्म करने और मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पद से हटाने के नोटिस को खारिज करने के मामले में तुरंत फैसले लिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो समुदाय आरक्षण के लाभ के दायरे में आते हैं उनमें से कुछ में इस बात को लेकर असहज हैं कि आरक्षण का फायदा कुछ लोगों और जातियों को ही मिल रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आरक्षण के कोटे में आने वाली जातियों को न्याय संगत और आनुपातिक आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए कमीशन बनाया है। एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति के पद पर 1 साल पूरा किया है और अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान देश भर में 60 यात्राएं की। इस दौरान पूर्वोत्तर समेत 28 राज्यों में 313 कार्यक्रमों में शिरकत की। कनेक्ट इंडिया मिशन के तहत उपराष्ट्रपति ने 56 विश्वविद्यालय, 21 बड़े विज्ञान शोध केंद्र का भी दौरा किया। इससे पहले रविवार को उपराष्ट्रपति पद पर 1 साल के कार्यकाल के अनुभव पर संग्रहित किताब मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस के विमोचन के मौके पर उन्होंने ये बात कही थी। There is a need to move towards ensuring proportional representation, inclusive development of all groups, especially those which have till now has been underrepresented. Mr. Prime Minister, former Prime Ministers and all the parliamentarians sitting here, my appeal to everybody is that we must see to it that the benefits of reservation reach each and every section. Each and every section, for whatever legislation you want or changes you want to bring in, this should be done. Because people's aspirations are very high, expectations are high, communication is there, people are seeing what is happening and all. So I hope the backward class, the scheduled caste, people of different communities, sub-communities, they also get justice in the course of time and we all move in that direction. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल तेलंगाना से आए पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति के आवास पर हुई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने मीडिया प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद करते हुए कहा कि समग्र विकास के लिए मीडिया के गांवों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोलकाता के माजिरहाट में कल पुल गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर बचाव और राहत का काम जारी है। ये पुल बेहाला को कोलकाता के दूसरे इलाकों से जोड़ता था। माजिरहाट रेलवे स्टेशन के पास ये ब्रिज बना था। पुल 50 साल पुराना था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। देश की सर्वोच्च अदालत में इतिहास दोहराया जाएगा जब आज जस्टिस आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी की पूर्ण महिला खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी। पहली बार ऐसा साल 2013 में हुआ था, जब जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना प्रकाश देसाई की पूर्ण महिला खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई की थी।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने बीते अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सिटिंग महिला जजों की संख्या 3 हो गई है। आजादी के बाद से अब तक वो सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला जज हैं। भारतीय रेल आय बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए कई विकल्पों पर काम कर रही है। भारतीय रेल में ई मोबिलिटी पर आयोजित सम्मेलन में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि हम बिजली के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने माना कि रेलवे में सौर और वायु ऊर्जा के इस्तेमाल की असीम संभावनाएं हैं। भारतीय रेल लगातार बढ़ रहे ऊर्जा खपत के किफायती इस्तेमाल की दिशा में कई ठोस पहल कर रही है। सौर ऊर्जा पर फोकस करने के साथ रेल विद्युतीकरण पर भी उसका खास जोर है। भारतीय रेल में ई मोबिलिटी पर आयोजित सम्मेलन में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि 2017-18 में रेलवे ने 4000 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया। 2018-19 में 6000 किलोमीटर विद्युतीकरण का लक्ष्य है। विद्युतीकरण को लेकर बनी रणनीति से सालाना 13,000 करोड़ रुपए के ईंधन बिल की बचत होगी। 4-5 वर्ष में लगभग ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हम पूरा कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिफिकेशन के जो अत्याधुनिक तरीके हैं उनका उपयोग कैसे हम करें, मुझे लगता है कि ये एक प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना है और गुणवत्ता के साथ ये काम हो, इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मुझे लगता है कि इस पर विशेष रूप से हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि रेलवे की बाजार हिस्सेदारी तेजी से कम होना देश के लिए ठीक नहीं है। रेलवे को देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। And for India, if it has to grow in a very sustainable manner, railways have to play a very critical role. Its share must grow. And the pace of development of railways infrastructure must grow at rapid pace to meet the demands of Indian economy. भारतीय रेल ने डीजल इंजनों को बिजली इंजन में बदलने के साथ कई पहल की हैं। सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी खास ध्यान दे रही है और उपभोक्ताओं की सेवाओं पर भी। लेकिन तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर नए सिरे से ध्यान देना होगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका के बीच पहला 2+2 संवाद गुरुवार को दिल्ली में होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के दौरान रक्षा सहयोग, व्यापार, ईरान पर प्रतिबंध, सेना से सैन्य सहयोग और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। बातचीत के दौरान आतंकवाद से निपटने और आव्रजन समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद रूस के साथ S-400 ट्रायम्फ हवाई रक्षा मिसाइल तंत्र का बेड़ा खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के सौदे पर भी बात होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आज दिल्ली आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बुल्गारिया की राजधानी सोफिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी बुल्गारिया के उप प्रधानमंत्री आइवो हिरिस्तो ने की। बुल्गारिया की यात्रा पर जाने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5वें और पिछले 15 साल में पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने होटल में राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति रादेव ने राष्ट्रपति के साथ बातचीत में भारतीय संस्कृति और खास तौर से बौद्ध और योग, गीता और महाभारत के प्रति अपने लगाव पर बातचीत की है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। उन्होंने देश के विकास में सहयोग की अपील की। राष्ट्रपति ने यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने बुल्गारिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की तारीफ की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। Common cultural and spiritual heritage. I am happy that you have kept our traditions and festivals alive in this country as well. But what is truly heartwarming is the way our Bulgarian friends appreciate and embrace our culture and ethos. Ladies and gentlemen, I know that you closely follow developments in India. We have undertaken a range of transformative policy measures to give a new purpose and clarity of vision for inclusive development and good governance
in the country. We have imparted a new energy to our economy. Results are there for all to see. India is the fastest growing major economy in the world with a current growth rate of 8.2%. We are making steady progress towards becoming a 5 trillion economy and the third largest consumer market in the world by 2025. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल एशियन गेम्स में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली में एक समारोह में स्वागत किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कार चेक सौंपे गए। इस बार भारत ने 15 गोल्ड समेत 69 पदक जीते हैं। दिल्ली के अशोक होटल में एशियाई खेलों में भाग लेकर लौटे खिलाड़ी, कोच और टीम के सदस्यों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के अलावा कई और केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद थे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद देश के खिलाड़ियों के लिए 2020 के ओलंपिक खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ मखमल की तरह या मलबल की तरह रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे भी प्रॉब्लम है, यहां पे भी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ना कुछ करके उसको पॉजिटिव तरीके से हमें चलाना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अ चैंपियन। दैट इज व्हाट मेक्स अ चैंपियन। टू नेवर गिव अप, टू नेवर से नो, टू नेवर फील डिफीटेड, दैट इज व्हाट मेक्स यू अ चैंपियन। इस बार जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 15 गोल्ड समेत 69 पदक जीते। मंच पर खेलों को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी दिखी, जब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनौती पर ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने अगली बार उनके सेक्टर से ज्यादा पदक लाने की बात कही। अभी अभी कंपटीशन शुरू कर देते हैं सिंह साहब और हमारे बीच में। पेट्रोलियम सेक्टर के कितने भाई बहन मेडल जीत के आए, थोड़ा हाथ खड़ा करें। सिंह साहब अच्छे, मैं सबको बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा अगले बार पावर सेक्टर उसको टप जाए। तो ये वादा रहा, अगली बार धर्मेंद्र जी को हम अच्छा कंपटीशन देंगे। जितने ये पेट्रोलियम सेक्टर के एथलीट्स मेडल जीते हैं, उससे ज़्यादा मेडल्स पावर सेक्टर के एथलीट्स जीतेंगे। और अगर एक और वादा, और अगर पहले से नहीं हो, बाद में हम उनको नौकरी दे देंगे, तब पर भी तो पावर सेक्टर के हो जाएंगे। तो आप मेडल जीत करके आइए, नौकरी देने का हमारा जिम्मेवारी। खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि खेलो इंडिया की नीति के दूरगामी परिणाम होंगे और भारत के खिलाड़ियों को हर विश्व स्तरीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर पाकिस्तान से, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल आरिफ अलवी को पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। अलवी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एतजाज एहसान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के उम्मीदवार मौलाना फजल उर रहमान को त्रिकोणीय मुकाबले में मात दी। उन्हें नेशनल असेंबली के 430 वोट में से 212 मत मिले। बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जुड़ी घटना में 18 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य में शनिवार में अब तक कुल मिलाकर 44 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कल कई मौतें हुई और 15 लोग घायल हो गए। भारी बारिश के चलते राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों के जीवन को बाधित कर दिया है और मौसम विभाग ने आज भी अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई है। केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि राज्य में गंगा समेत सभी नदियां उफान पर हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और आगे विशेष में देखिए सुप्रीम फैसलों की घड़ी। नमस्कार।